मेरा विषय है परिसंघवाद और सुशासन, और एक पीपीटी बना लाने का प्रयास किया है। मुझे नहीं पता ये कैसे अगले चेंज हो जाएगा। ये कौन सा आप कर रहे हैं चेंज? अगली पीपीटी पे जा सकते हैं हम? यस, थैंक यू। 4 पॉइंटर्स हैं। परिसंघवाद क्या है हम सब जानते हैं, इसलिए उसकी चर्चा नहीं करेंगे। सुशासन का क्या अर्थ है, संविधान की स्पिरिट इस संबंध में क्या है, और आगे का रास्ता हमारा क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे आए प्लीज। चूंकि ये जो शब्द है गुड गवर्नेंस, ये बहुत ही वेग शब्द है, इसलिए मैंने सोचा कि इसके लिए कोई ऐसी परिभाषा लाने का, ढूंढने का प्रयास किया जाए जो कि किसी अथॉरिटी से हो। यूनाइटेड नेशन के एक डॉक्यूमेंट में गुड गवर्नेंस की परिभाषा बताई गई है, और वो बताया गया है कि इट इज ए प्रोसेस एंड प्रैक्टिस थ्रू विच इश्यूज ऑफ कॉमन कंसर्न आर डिसाइडेड अपॉन एंड रेगुलेटेड, एंड गुड गवर्नेंस इज ए नॉर्मेटिव और इवेल्युएटिव एट्रीब्यूट। गवर्नमेंट कितना अच्छा काम कर रही है, इसका एक नॉर्म है। ये एक नॉर्म क्रिएटिंग बात है गुड गवर्नेंस। सो इट हैज ए ह्यूमन राइट्स पर्सपेक्टिव ऑल्सो, एंड three important points are there, that how public institutions are conducting their public affairs, number 1. Number 2, how they are managing their public resources, and third, what is the guarantee of realization of human rights. Agli slide pe aate, next slide. So good governance is political and institutional process and outcomes that are necessary to achieve the goals of development. What is the test of good governance? Test of good governance is whether promise of human rights are fulfilled or not. Civil liberties, cultural rights, economic, political and social rights. If we see our constitution, our civil rights are given under part 3 of the constitution. भाग 3 में civil rights हमारे दिए गए हैं, हमारे political rights भी भाग 3 में दिए गए हैं, इकोनॉमिक राइट्स भाग 4 में है, कल्चरल राइट्स भी भाग 3 में दिए हुए हैं। तो संविधान में इसकी व्यवस्था की गई है। हमारा एक संविधान फेडरल संविधान है, लेकिन इसमें व्यवस्था की गई है। जो लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क है हमारा, वह फेडरल है, लेकिन जैसा कि पहले के वक्ता ने सही कहा कि केवल 2 लेवल नहीं है, एक और लेवल है जो पंचायती राज का लेवल है। 3 लेवल हमारे पास है हमारे संविधान में। इनकी पॉलिसी कैसी होगी, इनका प्रोग्राम्स क्या होंगे, बजटरी एलोकेशन कैसे होंगे, ये जो बातें इन चीजों को आगे बढ़ाती हैं, वे सभी बातें गुड गवर्नेंस से जुड़ी हुई हैं। अगली स्लाइड प्लीज। 4 एरियाज रिकॉग्नाइज किया है यूनाइटेड नेशन ने गुड गवर्नेंस को लेकर। पहला है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस किस प्रकार से काम करते हैं? पार्टिसिपेट इन पॉलिसी मेकिंग आइदर थ्रू फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस और इनफॉर्मल कंसल्टेशंस। अपने कंट्री में देखें हम तो जो फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस है, जैसे नीति आयोग है, जैसे अभी चर्चा हो रही थी, जीएसटी की भी चर्चा हो रही थी, जीएसटी काउंसिल की चर्चा हो रही थी, इंटर स्टेट काउंसिल की चर्चा हो रही थी। ये फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस है जो पार्टिसिपेटरी रोल पैदा करते हैं। दूसरी ओर क्या इनफॉर्मल कंसल्टेशंस है, फेडरल स्तर पर या तो स्टेट में देखें या सेंटर में देखें, तो इनफॉर्मल कंसल्टेशन भी हमारे कंट्री में हो रहा है। सोशल मीडिया इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, ये सोशल मीडिया के थ्रू जनता से बात करने का प्रयास करते हैं। अगली स्लाइड पे, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यूनाइटेड नेशन ने जो दूसरी बात कही है, पहला मैंने आपसे निवेदन किया कि पहला कहा है, पहला एरिया है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का गुड गवर्नेंस को लेकर। दूसरा है पब्लिक सर्विस डिलीवरी। गुड गवर्नेंस का दूसरा टेस्ट है कि किस प्रकार की पब्लिक सर्विस हम दे रहे हैं। टू इंप्रूव स्टेट कैपेसिटी टू फुलफिल इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड पब्लिक गुड्स, राइट टू एजुकेशन। 3 जो जरूरी बातें उन्होंने कही है, एजुकेशन, हेल्थ और फूड, ये 3 बातें कही है जो गुड गवर्नेंस का एक पैरामीटर हो सकता है। राइट टू एजुकेशन की दृष्टि से हम देखें तो सेंट्रल पार्लियामेंट ने राइट टू एजुकेशन को लेकर अमेंडमेंट भी किया है, और राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में बना दिया है, और वो सारे देश में लागू हो रहा है, राज्यों को वो लागू करना है। हेल्थ को हम देखें तो हेल्थ स्टेट लिस्ट का विषय है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में हमने देखा होगा, पिछले कुछ सालों में देश के भिन्न भिन्न जगहों पर केंद्र सरकार अपने फंड से
राज्य के सहयोग से कई स्थानों पर एम्स और हेल्थ सेक्टर से जुड़ी चीजों को जोड़ दे रही है। विशेष रूप से कोविड का जो हमारा एक्सपीरियंस है ये बहुत पुअर रहा है। आपकी जानकारी में होगा शायद कि जब हेल्थ को स्टेट लिस्ट में डाले जाने की बात हो रही थी तो संविधान सभा में चर्चा हुई थी कि हेल्थ को स्टेट लिस्ट में न डाला जाए, इसको कॉन्करेंट लिस्ट या यूनियन लिस्ट में डाला जाए। बाद में यह फील हुआ खास करके कोविड के दौरान कि शायद हमसे एक बड़ी गलती हुई और बाद में फाइनेंस कमीशन ने इसको रिकमेंड भी किया है कि हेल्थ को हमें कॉन्करेंट लिस्ट में डाल देना चाहिए। उसके दो फायदे हैं। एक तो यह है कि केंद्र कभी यह नहीं कह सकता कि हमारा विषय नहीं है, हमारा इसमें कोई हम इसके लिए बाध्य नहीं है। दूसरा, राज्य जिनके पास रिसोर्सेज कम है वो केंद्र से हक के साथ चीजों को मांग कर सकते हैं। तो गुड गवर्नेंस की दिशा में अगर अगला कदम होगा तो ये निश्चित रूप से थोड़ा सेंट्रलाइजेशन जरूर होगा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जो हेल्थ है उसको कॉन्करेंट लिस्ट में डालना चाहिए, जैसा कि फाइनेंस कमीशन ने भी रिकमेंड किया है। फूड को देखें तो फूड कॉन्करेंट लिस्ट में है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको लॉ बनाया है, स्टेट्स को उनको पास करना है। अगली स्लाइड पे है प्लीज। तीसरा जो पॉइंटर है जो यूनाइटेड नेशन ने बताया गुड गवर्नेंस के लिए, वो बताया है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ जो है वो एक इसेंशियल पैरामीटर है कहीं गुड गवर्नेंस है या नहीं है। इसमें जो बातें कही गई है वो लेजिस्लेशन का रिफॉर्म्स है। जिस कंट्री में गुड गवर्नेंस है वहां क्या लेजिस्लेशन को लेकर कोई रिफॉर्म्स हो रहे हैं कि नहीं। हमारे लिए खुशी की बात है कि बहुत सारे पुराने लॉज जो है हम रिपील कर रहे हैं, वो राज्य के स्तर पर भी है, वो केंद्र के स्तर पर भी है, वो कई लॉज जो है रिपील का लॉ जो है अंडर प्रोसेस है। दूसरा यूनाइटेड नेशन का डायरेक्शन है रूल ऑफ लॉ में कि क्या आपस में हम पेनल सिस्टम को लेकर असिस्ट करते हैं कि नहीं, राज्य और केंद्र आपस में पेनल सिस्टम को लेकर असिस्ट करते हैं कि नहीं। हम देख सकते हैं कि हमारा जो संविधान है क्रिमिनल लॉ कॉन्करेंट लिस्ट का विषय है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर स्टेट लिस्ट में है। इसके बाद भी जैसा कि अभी पूर्व वक्ता ने बताया कि चूंकि आर्टिकल 355 में यूनियन की ड्यूटी है कि एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस से स्टेट की रक्षा करे, इसलिए वो स्पेशल लॉज बनाते हैं। डिफेंस जो है वो भी यूनियन लिस्ट का विषय है। तो हमारे पास सेंट्रल पेनल लॉज है, इंडियन पेनल कोड है, स्टेट के भी लॉज हैं, लेकिन इसके साथ साथ स्पेशल लॉज भी हैं, जैसे यूएपीए हो गए, एनआईए है। तो ये जो लॉज प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज है इनका उपयोग सेंटर भी करती है और स्टेट्स भी करती है। निश्चित रूप से इन कानूनों का उपयोग होता है, पर इन कानूनों का उपयोग सेंट्रल गवर्नमेंट के स्तर पर भी होता है और स्टेट गवर्नमेंट के स्तर पर भी होता है। हमारे पास इंपावरिंग लॉज भी है जो कि इंपावर करते हैं और जैसे और अलग से शक्ति भी प्रदान करती हैं। अलग एजेंसी भी बनी है जैसे एनआईए है जो मामले राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हैं उसके मामलों में बिना किसी जुरिस्डिक्शन के एनआईए हस्तक्षेप कर सकती है। करप्शन के मामलों में सीबीआई है और सीबीआई की जो स्थिति है वो ये है कि वो राज्यों में हस्तक्षेप तब कर सकती है जब उसके पास कंसेंट हुआ हो। मैं अगली पीपीटी में उसके बारे में चर्चा करने का प्रयास करूंगा। रिफॉर्म को लेकर जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि गुड गवर्नेंस के लिए रिफॉर्म्स इन कोर्ट्स आर आल्सो एसेंशियल। आर बोथ द पार्टीज, बोथ द यूनिट्स दैट इज सेंटर एंड स्टेट्स, आर दे बोथ पार्टिसिपेटिंग इन रिफॉर्मिंग कोर्ट्स और नॉट। अनफॉर्चुनेटली रिफॉर्म्स की दृष्टि से जो राज्य हैं वो थोड़ा पिछड़े हुए हैं। बहुत बड़ी संख्या में राज्यों में जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, जो जिला के न्यायालय हैं, वहां वैकेंसीज खाली हैं और कई जगहों पर ये स्टेट गवर्नमेंट की फेलियर है, स्टेट गवर्नमेंट इनको नहीं भर पा रही है। आपको ध्यान होगा गोगोई साहब के समय में गोगोई जी ने अपने हाथ में ये लिया था और तब जाकर बिहार और उत्तर प्रदेश और झारखंड में बड़ी संख्या में पोस्ट भरी गई थी। तो राज्यों को यह ध्यान रखना चाहिए कि जो कोर्ट्स में जो रिफॉर्म होने हैं वो उनके हाथ में है, उसके लिए उनको सेंटर की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है। अगली स्लाइड पे आएंगे। आखिरी जो पॉइंटर है वो एंटी करप्शन का है। आपको ध्यान होगा 4 पॉइंटर जो यूनाइटेड नेशन ने गुड गवर्नेंस के लिए बताए हैं। पहला है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन कैसा है, उसमें पार्टिसिपेशन आपस में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दूसरा है कि पब्लिक सर्विस की डिलीवरी कैसी हो रही है। तीसरा है कि रूल ऑफ लॉ की क्या पोजीशन है और चौथा है एंटी करप्शन। ये इस दृष्टि से अगर हम देखें तो राज्य की अपनी अथॉरिटी है जो करप्शन से डील करती है, केंद्र की अपनी अथॉरिटी है जो करप्शन से डील करती है। करप्शन एक ऐसी चीज है दीमक की तरह है जो हमारी हर चीज को अंडू कर देता है। आप अच्छी से अच्छी व्यवस्था करिए, बढ़िया से बढ़िया फाइनेंस की व्यवस्था करिए और अच्छे से अच्छे लोगों को प्रधानमंत्री और आप चीफ मिनिस्टर बनाइए, अगर करप्शन है तो सारी चीजें बेकार हो जाएंगी। इसलिए करप्शन की दृष्टि से राज्य और सेंटर दोनों एजेंसी को मिलजुल कर काम करना चाहिए। सीबीआई जिसकी बात मैं पिछले दौरान भी कर रहा था, सीबीआई एक सेंट्रल एजेंसी है और कानून यह कहता है कि सीबीआई के पास 2 तरह की कंसेंट होती है। एक जनरल कंसेंट होती है,
एक स्पेशल कंसेंट होती है। जनरल कंसेंट का मतलब है कि सीबीआई बिना जनरल कंसेंट के, राज्यों की अनुमति के बिना करप्शन के मामलों में राज्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। स्पेशल कंसेंट का मतलब है उस खास मामले में वो राज्य से कंसेंट लेगी। इस मामले में हम लोग देखा है कि केंद्र और राज्य में थोड़ा विवाद चल रहा है। मैं समझता हूं कि इस विवाद को जितनी जल्दी सुलझाया जाएगा वही इस देश के हित में है। मैं इस बात से 3 मिनट जी, थैंक यू सर। मैं सहमत हूं कि इन एजेंसीज का दुरुपयोग होता है। हर तरह की सरकारें इन एजेंसीज का दुरुपयोग करती हैं। मेरा सुझाव यह है कि ऐसे मामलों में जहां भी राज्य सरकार को यह लगता है कि एजेंसी का दुरुपयोग हो सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट से वो अपेक्षा कर सकती है या हाई कोर्ट से अपेक्षा कर सकती है कि ऐसे सभी मामलों की निगरानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट करे, केंद्र सरकार वो ना करे। तो इससे जो एक डर बना हुआ है कि केंद्र सरकार अपनी एजेंसी का दुरुपयोग करती है, वो दुरुपयोग का डर दूर हो जाएगा। इस 4 पॉइंटर के बाद ह्यूमन राइट्स काउंसिल के अगर डिस्क्रिप्शन को हम देखें, मैंने बताया कि इसके पहले यूनाइटेड नेशंस की एक डिस्क्रिप्शन थी। ह्यूमन राइट्स काउंसिल पांच बिंदु बताती है इसमें। एक है कि ट्रांसपेरेंसी कितनी है गुड गवर्नेंस को लेकर, दूसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, जो गवर्नमेंट सेक्टर की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, तीसरा है अकाउंटेबिलिटी कितनी है, चौथा है पार्टिसिपेशन कितना है, और पांचवा है रिस्पॉन्सिवनेस कितना है। मैं अपनी बात को इस बात से खत्म करूंगा कि फेडरल सिस्टम में राज्य और केंद्र दो अलग अलग यूनिट है, और जैसा कि कई लोगों ने बताया, जहां राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है, वहां पे केंद्र जो है वो शक्तिशाली होता है, केंद्र बलशाली होता है। पर इसका यह मतलब नहीं है कि केंद्र जो है मनमानापन करे। 356 के मुद्दे को लेकर जो मनमानापन हुआ, जो अन्याय हुआ राज्यों के साथ, उसके हम लोगों ने देखा है। पर खुशी की बात है कि 90 के दशक में बॉम्बे के निर्णय के आने के बाद गुड गवर्नेंस का एक जो बहुत बड़ा जो एक रोड़ा था 356 का लगा दिया जाना, जो रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट में था, जो वन ऑफ द पॉइंटर्स है यूनाइटेड नेशन का, वह उस पर काफी कुछ रोक लग गई है। तो मैं अपनी बात के समापन इस बात से करूंगा कि गुड गवर्नेंस के लिए जो है छोटा सा एक फॉर्मूला हो सकता है। वो फॉर्मूला जिसको हम टी कहते हैं, टी फॉर ट्रांसपेरेंसी, ई फॉर इफेक्टिवनेस, ए फॉर अकाउंटेबिलिटी। ये तीनों ऐसे मामले हैं जिसके लिए राज्यों को केंद्र पर बहुत ज्यादा निर्भर होने की जरूरत नहीं है। और टेक्नोलॉजी के दौर में ट्रांसपेरेंसी, ई गवर्नेंस वो शो कर सकते हैं, और इस दिशा में उनको आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। If anyone, Sir, I have the greatest privilege in welcoming the Advocate General of the State of Jharkhand, Sri Rajiv Ranjan ji. Sir, we are honored by your presence here. And let me also take this opportunity to welcome the resource person who is joining us just now, Professor Yogesh Pratap Singh ji. And the question, please. if anyone has any question. Good morning, sir. My name is Bandesh Kumar from Chota Nagpur Law College. My question is, sir, right to education mandatory करता है कि ये 14 years age मैंडेटरी एजुकेशन के लिए आर्टिकल 21A पे किया गया है। मेरा ये क्वेश्चन है कि आज का गुड गवर्नेंस जो हम लोग सोच रहे हैं या कह रहे हैं, इस एज को बढ़ाना चाहिए आगे के लिए, और हमको जहां तक लगता है या मेरा ऐसा मानना है कि ये गुड गवर्नेंस को थोड़ा डाउनफॉल की ओर ले जा रहा है, जो 14 ईयर्स एज फिक्स्ड किया गया है। मेरा कहना है कि इसको आगे ले जाने से गुड गवर्नेंस ज्यादा बेहतर तरीके से हम लोग समाज के लिए दे सकते हैं। तो ये कहां तक सही है मेरा मानना, आप इस विषय पे जरा 1-2 लाइन कहें तो। जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि ये दिक्कत आ रही है कि 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाई करने का अधिकार है, और उनको मुफ्त शिक्षा पाने का अधिकार है। पर जैसे ही 15-16 साल के होते हैं, उनके ऊपर जो गरीब घर के बच्चे हैं, उनके ऊपर एक पहाड़ जैसा टूट पड़ता है, क्योंकि उनको वो शिक्षा मुफ्त पाने का अधिकार नहीं है। सरकार की व्यवस्था है पर वो अधिकार नहीं है। तो इसलिए मैं आपकी बात से सहमत हूं कि ये जो एज है, इस एज को चेंज करना चाहिए। लेकिन सरकार की दिक्कत यह है कि सरकार के पास फाइनेंस कम है, उसके पास लिमिटेड फाइनेंस है। अभी वो 14 साल तक के बच्चों को ही पूरी शिक्षा ठीक तरीके से नहीं दे पा रही है। लेकिन मैं समझता हूं कि राज्य सरकारों के पास, जिनके पास रिसोर्सेज हैं, उनको अपने कानून में संशोधन करके इस जो एज है उस एज को बढ़ाना चाहिए। थैंक यू। कोई और प्रश्न तो? Many hands are going up. I'm very happy that you are not feeling hungry. Good afternoon, all of you.
सर is मैं that, please? गुड गवर्नेंस में हेल्थ का जो योगदान आपने उसके प्रमोशन के लिए बात की, मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ सर कि मेंटल हेल्थ पे इंटर स्टेट सेंट्रल स्टेट जो रिलेशन है, इस पे मेरे हिसाब से बहुत कम कम्युनिकेशन है। जैसे अगर मैं झारखंड की बात करूँ सर, तो यहाँ DMHP प्रोग्राम चलते हैं, डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, दुमका, गुमला, जमशेदपुर एंड पलामू, दुमका। तो देन सर ये बहुत कम नहीं है। और Madam, आफ्टर Will you कोविड please identify yourself? सर मैं CNLC Will you please raise your hand? Where, madam? Will you please rise for a while? सर मैं CNC Yeah, please. First of all, you please learn how to frame a question. Yes, Asking a question is not an opportunity to share the information. yes sir, This is not a question concerning good governance. yes sir. Please ask him on the topic on which he spoke. Thank you very much. If you have any other question during lunchtime, you please come and ask. I'll point out the right resource person to whom you can approach. Thank you very much. Thank you sir. Yeah, please go ahead. Here. Good afternoon, sir. It's Saman Upadhyay, second year student at NUSRL Ranchi. Sir, what I believe that coordination between state and center is most important thing for good governance. But in recent years, as we can see, there are lots of controversial bill has been passed. Either it is NCT bill or controversial bills related to farm, agriculture and health sector. So in these bills, we can see that somehow center has overpowering its power and misusing it. Then what are your suggestions regarding this, and what could be the reasons of this issue? Mr. I don't know, you are second year student. Whatever I told here equally applies to everybody in this hall. Please ask a question. हम सोचते हैं, ये हम मानते हैं, I believe this, I believe that. This is not the opportunity or platform for you to express what are your feelings. This is to ask a simple, straightforward question on a topic. Yeah, please, what is your question? I have not understood your question. You are going to become a good lawyer. A good lawyer is one who makes other fellow confused. Yes, sir. Thanks sir, for the suggestions. My question is, how could be coordination, which is lacking nowadays, could be achieved, and what are the reasons of this But as I lack of understand, coordination? I am supplementing him, he is asking just how the state and central relations could be coordinated so that there will be good governance. That's a simple Yes. question. I think this needs two type of theories to be followed. Number one, states must understand that though there is a federal polity, for the purpose of national interest, it is the center that has the greater say. Sometimes it happens that the states do not understand this particular thing. Let me give you a small illustration. It was a case of the creation of National Counter-Terror Center. It was a matter of sovereignty, but many states had objection on this. This was a matter of sovereignty, integrity, and national security. States must understand. Second theory is the center should understand that states are not their appendages. States are not their subordinate. States have been given sovereign power within constitutional jurisdiction. So in the light of that, states should be consulted, a dialogue should be there, and the states should not make laws in a fashion as if there is a monopoly on making laws just because they have jurisdiction either under union list or under state list. So the answer is that the greater and greater dialogue can reduce these chances of conflict and confrontation. Thank you very much.